एवरीवन, श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना 15वां अध्याय जो कि है स्टॉक एक्सचेंज और सेबी। अब जिसके बारे में अपन लास्ट वीडियो में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो जान चुके हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी कंपनी के जो शेयर्स हैं, प्रतिभूतियां हैं, ऋणपत्र हैं, उनका क्रय विक्रय जब किया जाता है तो वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है, जिसके बारे में अपन जान चुके हैं। आज अपन को जानना है कि सेबी क्या होता है। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमारा जो द्वितीयक बाजार था, तो द्वितीयक बाजार में अपन ने जाना था जहां पर अपन क्या करते हैं, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। यानी कि जब प्रतिभूतियों का क्रय करना है और विक्रय करना है तो वहां पर जो रूल्स और रेगुलेशन यूज किए जाते हैं या फॉलो करने होते हैं तो वो सेबी के अंतर्गत करने होते हैं। अब जो सेबी की स्थापना की गई थी वह सन 1992 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसके अंतर्गत 6 सदस्य होते हैं जिनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद उन्हीं सदस्यों को रखा जा सकता है या उनके स्थान पर हम नए सदस्यों को चुनते हैं। तो कुल मिलाकर सेबी का काम होता है जो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय द्वितीयक बाजार के अंतर्गत किया जाता है उनके लिए नियम और दिशा निर्देश निर्धारित करना। अब अपन आज जानते हैं कि सेबी के प्रमुख कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है निवेशकों की सुरक्षा। निवेशक का मतलब ऐसे व्यक्तियों से होता है जो प्रतिभूतियों में अपना पैसा लगाते हैं। अब कोई लाखों रुपए लगाता है, कोई करोड़ों रुपए लगाता है, जिसको जितने रुपए के शेयर्स लगाने हैं। तो अब ये सेबी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करें। तो अपन ने पहले जाना था कि जो व्यक्ति शेयर बाजार में शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं उनको क्या होना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जिन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर रहे हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज में उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। इसीलिए कुल मिलाकर हमें पता है कि ऐसे निवेशकों को सुरक्षा प्रदान होती है जो कि हमारा सेबी का उद्देश्य माना जाता है। दूसरा होता है बाजार उपलब्ध कराना। अब अपन ने जाना था कि जो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है वो 24 घंटे चलता रहता है। तो कितने वित्त की आवश्यकता होगी स्टॉक एक्सचेंज में, कितनी उसकी आवश्यकताएं होती हैं कि वह प्रतिभूतियों को किस प्रकार से क्रय विक्रय करे, तो उसके लिए जो 24 घंटे बाजार खुला रहता है उपलब्ध कराना भी सेबी का उद्देश्य माना जाता है। तीसरा हम देखें आचार संहिता। तो आचार संहिता को आपने बहुत बार सुन रखा है। आज जैसे चुनाव में आचार संहिता लगती है, यानी कि नियम कायदे कानून ये सारी चीज़ें डिसाइड होते हैं, वैसे ही सेबी का काम होता है द्वितीयक बाजार जिसके अंतर्गत हम प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं, उसके अंतर्गत जो दिशा निर्देश निर्धारित करना है, नियम कायदे कानून लागू करना है, उन सभी को लागू करने का और कराने का उद्देश्य, कराने से मतलब कि पूरा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उनका उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनको पूरा कराने का जो उद्देश्य होता है वो सेबी के अंतर्गत माना जाता है। अधिकृत सूचनाएं, जैसे कि अपन देखते हैं कि हमारा प्रॉस्पेक्टस होता है जिसके अंतर्गत कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारियां होती हैं, वैसे ही सेबी का प्रमुख उद्देश्य रहता है कि संबंधित कंपनी जो अपनी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर रही है उनकी अधिकृत सूचनाएं, यानी कि जो अथॉरिटी रहती है, कंपनी किस स्थिति में है, किस स्थिति पर उसे पहुंचना है, कितने प्रकार का वित्त उसमें उपयोग हो रहा है, कौन कौन सी प्रतिभूतियां हैं, उसकी क्या गुडविल है, क्या साख है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है वो सेबी को देनी पड़ती है। लास्ट देखते हैं व्यवहारों में पारदर्शिता। यानी कि इसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी निवेशक है अपनी प्रतिभूतियों में पैसा लगा रहा है, क्रय विक्रय कर रहा है कंपनी में विश्वास लग के, तो सेबी का उद्देश्य रहता है कि कोई भी संबंधित व्यक्ति जो प्रतिभूतियों में व्यवहार कर रहा है, क्रय विक्रय कर रहा है, उसमें अपन उसका विश्वास बनाए रखें। साथ ही साथ इसमें होता है आंतरिक ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कंपनी में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी की जानकारियां चुराकर और दूसरी कंपनियों को देते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, संबंधित कंपनी को नुकसान होता है। तो सेबी का उद्देश्य रहता है कि उसी विश्वास को हमें बनाए रखना है, अर्थात व्यवहारों में पारदर्शिता बनाए रखना है। तो अभी अपन ने जाना कि सेबी के कौन कौन से उद्देश्य हैं। अब अपन जानते हैं कि यहाँ पर सेबी के कौन कौन से कार्य होते हैं। यानी कि जो हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो कि प्रतिभूतियों में क्या करता है, क्रय विक्रय करने से संबंधित दिशा निर्देश निर्धारित करता है, उसके कार्य कौन कौन से माने जाते हैं। तो सबसे पहला है सुरक्षात्मक कार्य, दूसरा विकासात्मक कार्य और तीसरा है संचालन संबंधी कार्य। तो पहले अपन जानते हैं कि सुरक्षात्मक कार्य यानी कि सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से कार्य प्रदान करता है। तो सबसे पहला होता है अनुचित व्यवहारों पर रोक। यानी कि सेबी का प्रमुख कार्य ये रहता है कि अनुचित व्यवहार का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार ना हो, मतलब अनुचित व्यवहार ना हो।
जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था आंतरिक ट्रेडिंग, उसका मतलब ये होता है, इसमें सीधी सी एक बात रहती है कि कंपनी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी रहती है हम भाई दूसरे व्यक्तियों को ना बताएं, यानी कि गोपनीयता बनाए रखें। साथ ही साथ क्या होता है, कभी कभी प्रतिभूतियों को मन से ही क्रय विक्रय भाव बढ़ा देना उनके, जैसे शेयर्स की कभी कभी वैल्यू बहुत बढ़ा देना या शेयर्स की वैल्यू कभी कभी बहुत कम कर देना, तो यानी कि इस प्रकार के अनुचित व्यवहारों पर रोक लगाना ही सेबी का कार्य माना जाता है। दूसरा है आंतरिक ट्रेडिंग पर रोक, जो कि अभी अपन ने जान रखा है। जैसे कि कोई व्यवसाय है, व्यवसाय में कोई कर्मचारी है, अब मालिक की कोई बात हुई या व्यवसाय की कोई बात हुई, हम थर्ड पर्सन को जाके बताते हैं तो उससे हमारी व्यवसाय को या हमारी संस्था को नुकसान होता है। तो सेबी का ये दूसरा कार्य बनता है कि कंपनी से रिलेटेड जितनी भी गोपनीय जानकारी है वह कंपनी तक ही रहें, हम उन्हें दूसरे व्यक्तियों तक ना पहुँचाएँ। तीसरा होता है झूठे कथनों पर प्रतिबंध, यानी कि कभी कभी क्या होता है, कोई भी कंपनी अपनी गुडविल ज़्यादा दिखाने के लिए बहुत उल्टा सीधा प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में अपन देखते हैं कोई हेयर ऑयल हुआ या कोई क्रीम हुई, उसका प्रचार प्रसार उन्होंने बता दिया। अब वो प्रचार प्रसार इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि हमारे जो कस्टमर होते हैं उन चीज़ों को क्रय करने के लिए आतुर हो जाते हैं या फिर इच्छुक हो जाते हैं। तो झूठे कथनों पर प्रतिबंध, यानी कि इस प्रकार से झूठे कथन जो होते हैं व्यवसाय से संबंधित उन चीज़ों पर रोक लगाना। चौथा होता है निवेशकों को शिक्षित करना। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई स्कूल संचालित किया जा रहा है, नया नया कोई टीचर है आया है, तो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, पढ़ाने का ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे ही हमारे निवेशक हैं जो प्रतिभूतियों में क्रय विक्रय कर रहे हैं, उनको सभी प्रकार की जानकारी देना, उनको शिक्षित करना, कैसे अपन शेयर्स को खरीद सकते हैं, कैसे उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कब उनको हमें बेचना है, उन तमाम तरीके की जानकारी देना। तो ये हुए हमारे सुरक्षात्मक कार्य। अब अपन जानेंगे कि विकासात्मक कार्य कौन कौन से हैं जिसके कारण से हमारा विकास हो सकता है निवेशकों का, कंपनी का। तो सबसे पहला होता है मध्यस्थों को प्रशिक्षण। इसका मतलब ये होता है किसी भी कंपनी में ब्रोकर्स तो होते ही होते हैं जो क्या करते हैं, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं, साथ ही साथ दूसरे लोगों को क्रय विक्रय करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो ऐसे मध्यस्थों को प्रशिक्षण देना जो व्यवसाय करने में हमारी सहायता करते हैं। अब प्रशिक्षण देने से क्या होता है, वो कैपेबल हो जाते हैं, कंपनी का विकास तो साथ ही साथ में करते ही हैं, विकास करने के साथ साथ में उनका स्वयं का विकास होता है क्योंकि इनका एक कमीशन फिक्स रहता है जो उनको मिलता ही मिलता है। दूसरा होता है शोध एवं अनुसंधान। शोध एवं अनुसंधान का मतलब है बाजार से संबंधित समस्त बातों की जानकारी लेना, साथ ही साथ किसी भी कंपनी में सुधार की कोई आवश्यकता है, कोई गलती निकल आती है तो अनुसंधान करना, यानी कि चीज़ों में सुधार करना इसका कार्य माना जाता है। तीसरा होता है सूचनाएं प्रकाशित करना। प्रति वर्ष बोल सकते हैं या प्रति माह बोल सकते हैं, कंपनी से रिलेटेड जो बहुत आवश्यक जानकारी रहती है जिनके माध्यम से कंपनी का विकास संभव हो जाता है, तो उन संबंधित सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है। चौथा होता है पूंजी बाजार का विकास करना। अब जो ओवरऑल अपन अभी इतना पढ़ रहे हैं, जो हमारा पूंजी बाजार है अपन ने पढ़ा था, जिसके दो पार्ट थे, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार अपन ने पढ़ा था। तो जो हमारे द्वितीयक बाजार पर कंट्रोल करता है वो सेबी करता है। तो सेबी का प्रमुख उद्देश्य रहता है कि जो हमारा पूंजी बाजार है उसका हमें विकास करना ही करना है, उसमें लोचता लाना, समयानुसार उसमें परिवर्तन करना, प्रतिभूतियों के बारे में जानकारी देना, ये सारे काम हमारे सेबी के अंतर्गत माने जाते हैं। अब अपन देखते हैं संचालन संबंधी कार्य, यानी किसी भी कंपनी का संचालन करना होता है तो उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। तो सबसे पहला होता है स्टॉक एक्सचेंज का संचालन करना, यानी कि जो हमारा स्कंद विपणी है ओवरऑल, यानी कि जिसके अंतर्गत ही हम प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर रहे हैं, उसका संचालन करना, उसके संबंध में दिशा निर्देश नियम सभी चीज़ों को निर्धारित करना। दूसरा होता है नियमों का लागू करना। अब सेबी बनी ही इसलिए है ताकि वह प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसके लिए नियम कायदे कानून निर्धारित कर सके, इसलिए नियमों को लागू करवाना, ब्रोकर्स को का रजिस्ट्रेशन करना और उद्यमों का पर्यवेक्षण करना। जो ब्रोकर्स रहते हैं जिनको अपन बोलते हैं दलाल, जिनके माध्यम से ही प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो उनको प्रशिक्षित करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में एक बार इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसी के बाद में आगे की प्रोसेस संचालित की जाती है। उद्यमों का पर्यवेक्षण करना, यानी कि कोई भी कंपनी संचालित की जाती है या फिर कोई व्यवसाय संचालित किया जा रहा है जिसके माध्यम से शेयर्स का क्रय विक्रय हो रहा है, तो जाकर उन चीज़ों को देखना कौन कौन सी वहाँ पर कमियां हैं और उन कमियों में सुधार करना। अब अपन देखते हैं सेबी की भूमिका। अब अपन देखते हैं जो अपना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी है, उसकी क्या भूमिका रहती है स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत। तो सबसे पहला होता है स्टॉक एक्सचेंज में जो हमारे ब्रोकर्स रहते हैं और उन ब्रोकर्स के भी जो नीचे के लोग रहते हैं जिनको हम दलाल और उपदलाल कह सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना।
सीधी सी बात है, जब स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत अपन प्रतिभूतियों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे निवेशक जो प्रतिभूतियों में क्रय विक्रय कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्यों करा रहे हैं, ताकि सुरक्षा बनी रहे और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। तो उसके अंतर्गत हमें क्या कराना पड़ता है, दलाल और उपदलाल जो हमारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करा रहे हैं उनका भी हमें रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। दूसरी चीज़ होती है प्रवर्तक कोटे का दुरुपयोग पर रोक, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो रहते हैं जिन क्षेत्रों के दायरों में अपन को काम करना है उन्हीं क्षेत्रों में अपन को काम करना होगा। प्रवर्तक का मतलब होता है प्रवर्तन करने वाला व्यक्ति, यानी कि कंपनी से रिलेटेड जानकारी देने वाला व्यक्ति प्रवर्तक कहलाता है। तो वह प्रवर्तक किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना करे कि कंपनी की अपन को छवि ज़्यादा अच्छी बतानी है ताकि निवेशक ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, तो उन सारी चीज़ों के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाती है। तीसरा होता है उचित मूल्य निर्धारण किया जाता है। अब प्रतिभूतियों का मूल्य अपन सोच सकते हैं कृत्रिम रूप से भी बढ़ाया जा सकता है, झूठी गुडविल दिखाकर कि कंपनी बहुत बड़ी है तो शेयर्स की वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो उचित मूल्य निर्धारण करना है कि एक्चुअल में शेयर्स की वैल्यू क्या है और उसकी गुडविल क्या है। लास्ट होता है गोपनीयता। तो ऐसी सूचनाएं जो कंपनी से रिलेटेड हैं, कंपनी की बहुत मूलभूत सूचनाएं हैं, उनमें अपन को गोपनीयता बनाए रखनी है, दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाकर अपनी कंपनी की हानि नहीं करनी है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में अपन ने स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के बारे में जाना, जो कि हमारे पिछले 14वां जो लेसन था हमने पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार पढ़ा था। ये दोनों चैप्टर ही एक दूसरे से लिंक करते हैं, क्योंकि जो पूंजी बाजार के अंतर्गत हम प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं, उन पर नियंत्रण करते हैं, तो वो सारा जो काम किया जाता है वो हमारा स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए और अगर कोई डाउट होता है तो आप स्कूल में आकर कंसल्ट करिए।